नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज स्कूल व्याख्याता सीरीज के अंदर कार्य एवं ऊर्जा का एमसीक्यू पार्ट हम यहाँ पर करेंगे, जिससे क्या होगा कि पिछले जो टॉपिक हमने किए थे, मतलब कार्य एवं ऊर्जा के अंदर जो लाइनें हमने की थी वो लाइनें हमारी और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब वो एमसीक्यू के अंदर आएंगे तो वो थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाएगा और थोड़ा सा कार्य एवं ऊर्जा हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक हो, प्रैक्टिकल लाइफ से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ टॉपिक हो सकता है आपको ना लगे। तो एक बार फिर से जब रिवाइज होगा तो वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने साथ में रखी है जो आपको कॉपी में नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो नए नए टॉपिक है, वो नए नए जो लाइन है, वो स्टेटमेंट है, वो आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करने और साथ ही साथ में वो आपको याद करने। तो इसके अंदर कुछ प्रश्न रखे गए हैं, उन प्रश्नों का आपको साथ साथ में जवाब देना है। और जब वो आपको याद नहीं है या फिर समझ नहीं आए हुए तो उसको पीछे करके पिछले वीडियो में आपको उसको फिर से एक बार देखना है। ठीक है, तो साथ साथ में हम क्वेश्चन करते चलेंगे और ऑप्शन की भी व्याख्या मैं आपको साथ साथ में करता रहूंगा। अगर उनकी व्याख्या भी अगर आप अपने कॉपी के अंदर नोट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ में इसके जो नोट्स है वो एक साथ में पीडीएफ जो है आपके टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दी जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो कल हमने बात की थी मात्रक जो वाट होता है, वॉट, ठीक है, ये किसका मात्रक है? ये शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। अब देखो, ये वाट आपने कई जगह देखा होगा, जब हमारे बिजली का बिल आता है तो वो हमारा कुछ कुछ रुपयों का जो उसके अंदर बिल आता है। अब वो बिल क्यों आता है? क्योंकि हमने घर के अंदर लाइट्स लगाई हुई होती है और उसकी यूनिट क्या होती है? उसके हम बोलते हैं कि 10 वाट, ठीक है, 100 वाट, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे बल्ब की क्या होती है? ये हमारी शक्ति होती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे 10 वाट लिखा हुआ है, एक 100 वाट लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं एक लिख देता हूँ, मान लो कोई एसी है, वो कितने वाट का है? 1000 वाट का एक एसी है, ठीक है। तो अब देखो घर के अंदर बिल किसके अकॉर्डिंग आता है? बिल कैसे आता है? तो जब बिल आता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि यूनिट लिखा होता है कि इतने यूनिट जो है वो हमारी बिजली खर्च हुई है, ठीक है। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे एक यूनिट है, एक यूनिट का मतलब क्या होता है कि हमारा हमने कितनी बिजली खर्च की है? 1000 वाट बिजली खर्च की है, ठीक है। अब जैसे मान लो घर के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है 10 वाट का, ठीक है, अब वो 10 घंटे जलता है, ठीक है, 10 घंटे। देखो कितने बल्ब है? 10 वाट के बल्ब है और वो 10 घंटे जलता है, तो कितना खर्च हो गया? 100 वाट हमारा खर्च हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसी जगह ऐसा मान लेते हैं कि कोई 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का? 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। अब वो कितने घंटे चलता है? 10 घंटे जलता है, तो कितना खर्च हो गया हमारा? 1000 वाट खर्च हो गया। अब इस 1000 वाट का मतलब ये हमारा क्या होता है? एक यूनिट होता है। मतलब जब हम 1000 वाट खर्च कर देते हैं तो हमारे पास में बिल आता है, वो एक यूनिट का बिल आता है, ठीक है। अब देखो 1000 वाट का एसी है, ठीक है, इसको मान लीजिए आपने 10 घंटे चलाया तो कितना खर्च हो गया? देखो 10,000 वाट खर्च हो गया। 10,000 वाट, देखो 1000 वाट का अपना एक यूनिट बनता है, तो ये 1000 से जब हम भाग लगाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 कितने यूनिट खर्च हो गया? 10 यूनिट बिजली खर्च हो गई। जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज है, वो फ्रिज है 100 वाट का, ठीक है, और 10 घंटे चलता है या 20 घंटे चलता है। 20 घंटे चला तो देखो कितना खर्च हो गया? 2000 वाट खर्च हो गया। अब देखो जितने भी वाट आता है और यूनिट निकालना है तो उसके अंदर हमेशा ही 1000 का भाग लगाते हैं। तो जैसे ही हम 1000 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आ गया? 2 यूनिट। तो इस तरीके से जो है बिजली का बिल जो है अपना 2 यूनिट आता है, ठीक है। अब मान लो उसके अंदर कई बार दिया जाता है कि एक यूनिट का खर्च 10 रुपए है, तो टोटल खर्चा निकालिए, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 20 रुपए अपना खर्चा हो जाएगा। ये तो था एक बेसिक नॉलेज जो हमारे बिजली के बारे में अपने को होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर कि इसका मात्रक क्या होता है। देखो शक्ति का मात्रक मेरे ख्याल से आपको पक्का पक्का याद हो गया होगा कि शक्ति का मात्रक, शक्ति किसके अंदर होती है? बल्ब के अंदर होती है। और बल्ब हमारा किसके अंदर होता है? वो हमारा वाट के अंदर होता है। तो ये वाट जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वॉट जो है विद्युत शक्ति का
मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसके दो नाम होते हैं। ठीक है, एक देखो हमारा जैसे जनरली नाम होता है, एक हमारे स्कूल के अंदर नाम होता है, एक हमारा निक नेम जो घर के ऊपर घर में हमारा नाम होता है। तो एक देखो वॉट होता है, एक इसको कहते हैं जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जूल प्रति सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखो पहला और दूसरा, मतलब कि जो सी ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट के अंदर छोड़ा हुआ पार्ट हो सकता है, तो ये आपको नोट करना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट भी लिखना है और ब्रैकेट में जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये क्वेश्चन देखो, कार्य का सूत्र होता है, तो कार्य के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कार्य मतलब W, मतलब बल इनटू विस्थापन। ठीक है, बल को हम क्या कहते हैं F, विस्थापन को S कहते हैं। ठीक है, तो W बराबर FS, एक तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो सेकंड, एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक और फॉर्मूला जो अपने को जनरली देखने को मिलता है वो क्या था हमारा, W बराबर F डॉट S cos थीटा। ठीक है, ये मतलब कि पहला दूसरा दोनों है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो उसके बाद में मैंने एक लाइन आपको और बताई थी कि cos थीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, W बराबर 0। तो देखो W बराबर अगर आपको 0 लाना है तो एक तो आप cos थीटा कितना रख दो, cos थीटा हम रख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, और एक तरीका क्या हो सकता है कि हमने कोई विस्थापन नहीं किया, अगर विस्थापन बराबर अगर 0 रख दें, मतलब कि S बराबर 0 रख दें, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब बताओ, वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य होता है। जो वृत्ताकार पथ है इसका मैंने आपको कल की क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि उसके अंदर किया गया कार्य कितना होगा। देखो ये वृत्ताकार पथ है, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया तो इसमें कितना कार्य होता है, तो इसके अंदर कार्य हमारा होता है 0। और 0 क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट किया और घूमकर वापस यहीं पर आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो, अब हमारा क्या है, कार्य करने की क्षमता। देखो एक होता है कार्य करने की क्षमता, ठीक है, और एक होता है हमारा कार्य करने की क्षमता के अलावा एक और हमारा होता है कार्य करने की दर। ठीक है, ये दो तरह के प्रश्न अपने यहां पर बनते हैं। देखो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तो हमारी क्या होती है, ऊर्जा, और कार्य करने की दर जो होती है वो अपनी होती है शक्ति। ठीक है, वो होती है अपनी शक्ति। अब देखो कार्य करने की क्षमता मतलब पूरे दिन के अंदर हम कितना कार्य कर सकते हैं, तो मतलब कि अपने अंदर कितनी ऊर्जा है। तो क्षमता को किससे जोड़ेंगे, क्षमता अगर पूछी जाए तो उसको कहते हैं हम ऊर्जा। ये जो है अपने को यहाँ पर याद ही करना पड़ेगा कि कार्य करने की क्षमता अपनी क्या है, कार्य की करने की क्षमता अपनी होती है ऊर्जा, और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, दर को हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। तो ये जो अगर कुछ भी अगर आपको यहाँ पर नया लगता है तो वो आपको करना है कॉपी के अंदर नोट। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में है 6 नंबर। अब फिर से आ गया, देखो कार्य का सूत्र है, तो कार्य का सूत्र देखो, ऑप्शन देखो F क्रॉस A, F क्रॉस S, F प्लस S या F माइनस S। अब ये आपको बताना है कि प्रश्न जब फ्रेम होकर आएगा तो इस तरीके का आएगा कि देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जो उसके ऑप्शन होंगे वो इस तरीके से कंफ्यूजन वाले होंगे। देखो एक जगह क्रॉस आ गया, एक जगह प्लस आ गया, एक जगह माइनस आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि गुणनफल के बराबर होता है। देखो F बराबर F डॉट S के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल मतलब गुणा वाला निशान कहाँ पर है, तो F और S में गुणा का निशान। और देख लो यहाँ पर F है और यहाँ पर S है, यहाँ पर F और A है, तो A वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, F और S का गुणनफल वाला जो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा, मतलब कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा।
अब देखो वृत्ताकार पथ में कार्य होता है, कितना कार्य होता है वृत्ताकार पथ के अंदर। देखो पथ कैसा होगा, ऐसा गोल होगा, यहां से स्टार्ट किया, यहीं पर वापस खत्म कर दिया। इसका मतलब विस्थापन कितना है, विस्थापन है अपना 0, विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। अब देखो यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं जूल, जूल किसका मात्रक है, ठीक है, जूल किसका मात्रक है ये आपको बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, क्या बताना है आपको, यहां पर आपको बताना है कि जूल किस किस का मात्रक है। देखो दो बताए थे, ठीक है, तो दोनों का बताना है कि किस किस का मात्रक है। देखो जूल किसका मात्रक है, ठीक है। ये है अपना प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि जूल किसका मात्रक है। दो जो यूनिट बताई थी, दो की जो यूनिट है वो जूल होती है, वो आपको यहां पर बताना है। देखो फिर से अब ये क्वेश्चन है यहां पर, जूल किसका मात्रक है। देखो जूल एक तो मात्रक है कार्य का, एक मात्रक है ऊर्जा, ये दोनों अपने को एक साथ में याद करना है कि जूल किसका मात्रक है। एक तो हो जाएगा हमारा कार्य का और एक हो जाएगा अपना ऊर्जा का। और कार्य का फॉर्मूला था F.S या फिर F.S cos थीटा, ठीक है। और ऊर्जा का क्या था, ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है अपनी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा होती है और इसके बारे में मैं आपको पूरा पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और पेपर के अंदर जब प्रश्न आएगा तो क्या पूछेगा, पेपर में प्रश्न ये पूछेगा कि उदाहरण दे देगा और पूछ लेंगे कि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है या फिर दोनों ऊर्जा इसके अंदर है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, गतिज ऊर्जा का हाफ mv², गतिज ऊर्जा का था mgh। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में देखो यहां पर क्या है, v है, ठीक है। मतलब कि ये वेग के वर्ग पर, वेग के वर्ग पर निर्भर करती है, वेग के वर्ग पर निर्भर करती है, ठीक है। और ये किस पर निर्भर करती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो करती है हाइट पर, मतलब ऊंचाई पर, ऊंचाई ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब देखो व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, ठीक है। मतलब स्थिर वेग से गतिमान रहने के लिए जो प्रवृत्त करती है वो है जड़त्व, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जड़त्व, ठीक। ये अपने पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा भी था, ठीक है। और एक देखो मैंने आपको बताया था कि 1 कैलोरी कितना होता है, वो 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है, 4.2 जूल। और ये प्रश्न बिल्कुल आने लायक प्रश्न है कि 1 कैलोरी का मतलब कितना है, तो 4.2 या 4.20 जूल के बराबर होता है। तो ये भी अपना एक नया प्रश्न है, वैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना 4.2 जूल जो है अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर याद नहीं किया है तो ये कंफर्म आपको याद यहां से करना है। अब देखो अब एक चीज फिर से नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो है अपने को यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये होता है अपना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ठीक है। अब देखो कुछ प्रश्न नए जरूर हैं, लेकिन इन नए प्रश्न को देखकर अगर मैं छोड़ देता तो वो आपके पेपर में अगर आ जाते तो फिर वो आप नहीं कर पाते। इसलिए इन प्रश्नों से दूर भागने की जगह ये आपको किसी ना किसी तरीके से हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो जैसे मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्न है वो एक ही लेसन में नहीं कई पाठों के अंदर बनता है। जैसे आपके एक अणु परमाणु वाला जो केमिस्ट्री के अंदर प्रश्न बनता है, उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन का मान पूछा जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये देखो ये 16 है, ये 19 है, कुछ कुछ एक जैसा सा है। और पावर क्या है, पावर हमेशा माइनस के अंदर ही आती है, ठीक है, माइनस के अंदर ही पावर यहाँ पर आएगी।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो 1.6 सभी के अंदर कॉमन है, तो पावर क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है उससे 3 ज्यादा वाला, देखो यहाँ पर 1.6 20 है, 1.6 15 है, 1.6 11 है, 1.6 -19 है। तो ए ऑप्शन जो अपना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये वाला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपको उत्तर बताना है। गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपको यहां पर देता हूं। ठीक है, तो प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं उसका आपको पिछले वीडियो के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो बताया गया था उसके आधार पर इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, ऊपर से गिरता हुआ पत्थर में ऊर्जा है, ये ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है यांत्रिक जीरो ऊर्जा। ठीक है, एक तो ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट के अंदर यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, अब देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र है, गतिज ऊर्जा देखो हाफ mv² हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर क्या है, हाफ mv, लेकिन हमने क्या देखा था कि जो गतिज ऊर्जा है वो वर्ग के ऊपर निर्भर करती है, वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर वर्ग नहीं है, मतलब ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ये हाफ mv² और यहाँ पर भी क्या है, ये देखो एक यहाँ पर 1/2 mv का स्क्वायर। अब इसका मतलब हाफ mv² नहीं है, ये है होल का स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब देखो क्या होता है 1/2 m का भी स्क्वायर और v का भी स्क्वायर। लेकिन अपना क्या होता है m यहाँ पर स्क्वायर हम नहीं रखते, स्क्वायर केवल किसके ऊपर आता है, v के ऊपर स्क्वायर आता है। तो ये ऑप्शन अपना नहीं आएगा। देखो ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, तो ये रूल भी अपने को पता होना चाहिए कि पूरे का स्क्वायर का मतलब m का भी स्क्वायर और v का भी स्क्वायर। लेकिन अपने जो फॉर्मूले के अंदर जो होता है वो केवल और केवल v का स्क्वायर आता है। अब देखो यहाँ पर भी mv² है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/3 है। तो फॉर्मूला जो भी है वो अपने को कंफर्म अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 हाफ mv², बी ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो जवाब लिखना है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि गति स्टार्ट होने से पहले उसके अंदर मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गति स्टार्ट होने से पहले उसमें मैक्सिमम ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि स्थितिज ऊर्जा किस किस के अंदर होती है। देखो स्थितिज ऊर्जा होती है जिस भी चीज के अंदर अपने को खींचना पड़ता है ना, एनर्जी देने से पहले जहां पर भी अपने को खींचना पड़ रहा है वो सभी अपनी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को जैसे मान लीजिए ये क्या होती है अपनी स्प्रिंग होती है। अब देखो इसको जैसे ही दबाया जाता है, इसका जब इसको दबाया जाएगा तो उसके अंदर ऊर्जा का क्या हो जाएगा, संचयन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को इतना दबा दिया गया तो वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखो अब पुराने जमाने के अंदर एक वॉच आती थी, घड़ी आती थी। ठीक है, कौन सी घड़ी आती थी, जिसके अंदर चाबी भरनी पड़ती थी। तो देखो चाबी क्या करती है, वो आगे घूमना उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन जब हम उसको उल्टा घुमाते हैं, ठीक है, उसको उल्टा घुमाने का मतलब उसके अंदर ऊर्जा का संचयन किया जा रहा है। और ऊर्जा का संचयन करना अपना किसके अंदर आता है, स्थितिज ऊर्जा आता है। देखो एक स्थितिज ऊर्जा को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं ना, वो हमेशा ही स्थितिज ऊर्जा। देखो स्प्रिंग है,
स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहती है, उसको हम दबा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर। चाबी वाली घड़ी है, वो हमेशा आगे घूमना चाहती है लेकिन हम उसको उल्टा घुमा रहे हैं, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। गुलेल नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है उससे हम उल्टा कार्य कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस मतलब सभी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अब जैसे मान लीजिए रबड़ है, रबड़ को हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहता है लेकिन उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका मतलब रबड़ के अंदर भी हमारी क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा तब तक रहती है जब तक कि उसके अंदर गति होना प्रारंभ ना कर दे। मतलब गति कौन सी स्थिति के अंदर, गति जिस दिशा में पदार्थ चाहता है उस दिशा के अंदर। जैसे मान लीजिए जमीन से हम क्या कर रहे हैं, पत्थर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। अब पत्थर क्या चाहता है, पत्थर चाहता है कि मैं नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ मैं गति करूं, मतलब वो क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब उसकी प्रवृत्ति नीचे जाने की है। जब नीचे जाना स्टार्ट कर देगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 14 मतलब 14 नंबर पर प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा जो अपनी होती है वो mgh, ठीक है। और स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए स्थितिज स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ठीक है, ये अपना प्रश्न है, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन है इसका वेग पर, बी ऑप्शन है वेग के वर्ग पर, सी ऑप्शन है ऊंचाई पर, ठीक है, और डी ऑप्शन है सभी, ठीक है। अब आधे से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है वो गलत कर देंगे। गलत क्यों कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको वेग के वर्ग के समानुपाती बताया, मतलब कि वेग के वर्ग पर निर्भर करता है ये भी बताया, और एक जगह मैंने बताया कि हाइट पर निर्भर करता है ये भी बताया। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हाइट पर स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, वेग के वर्ग के ऊपर जो है वो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। स्थितिज ऊर्जा जो निर्भर करती है वो करती है एच के ऊपर, मतलब हाइट के ऊपर। तो सी ऑप्शन है ये अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन ये हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है mgh, ठीक है, और निर्भर किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, मतलब कि ऊंचाई के ऊपर। अब यहां पर देखो घड़ी की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, भाई स्प्रिंग जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए वहां पर अपनी क्या हो जाती है, हमेशा ही स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखो एक प्रश्न आपके लिए यहां पर मैं और देखो, प्रश्न जो पेपर के अंदर आने वाला है वो पक्का पक्का ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ये है अपना स्टेटमेंट के अंदर स्प्रिंग वाली घड़ी में चाबी भर कर छोड़ने के बाद जब वह गति करना जस्ट प्रारंभ करती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। मतलब ये क्या कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जैसे मान लो विपरीत दिशा में कार्य करती है तो स्थितिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा खत्म होने के बाद में, मतलब विपरीत दिशा में कार्य करने के बाद में अब वो क्या उसको छोड़ दिया जाता है और वो जस्ट आगे की तरफ गति करना स्टार्ट करती है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी। ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा,
बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है दोनों, ठीक है, डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी। जो स्थितिज, मैंने कल आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से स्थितिज ऊर्जा खत्म हुई तो अचानक से गतिज प्रारंभ, नहीं, स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती। देखो यहाँ पर मान लो, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को घुमाया तो यहाँ पर मान लीजिए 100 जूल की उसके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, अब 100 जूल की जब गतिज ऊर्जा होगी तो वो धीरे धीरे क्या 99, 98, 97 इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो स्थितिज ऊर्जा खत्म होगी तो उसके बाद में क्या होगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें दोनों ही ऊर्जाएं इसके अंदर संचित होगी, दोनों ऊर्जा एक साथ में यहाँ पर संचित होगी। ठीक है, ये था 15 के बाद में बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? पानी बह रहा है, ठीक है, पानी जो है अपना बह रहा है मतलब गति कर रहा है। गति करने के अंदर गतिज ऊर्जा अपनी उसके अंदर होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा उसके अंदर होती है। 16 के बाद में प्रश्न नंबर 17, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। देखो ये फिर से आ गया, ठीक है, तो स्प्रिंग, गुलेल और चाबी वाली घड़ियां। तो डी ऑप्शन जो है ये अपना सभी, ऑल ऑफ दिस जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आने लायक प्रश्न है। ठीक है, इसके अंदर देखो रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। ये प्रश्न एक ही टॉपिक में नहीं, कई टॉपिकों के अंदर ये आता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो रासायनिक ऊर्जा किसके अंदर होती है? शुष्क सेल के अंदर। सेल के अंदर हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है? तो सेल में होती है अपनी शुष्क, सेल के अंदर अपनी रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रश्न जरूर कम थे लेकिन उसके अंदर कंटेंट समझने वाला बहुत ज्यादा उसके अंदर था, और साथ ही साथ में उससे जुड़ते हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको साथ में बता दिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।